स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कैलकुलाइट। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जी, जो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया था। और आज हम उसको डिस्कस करेंगे कि मेथड्स के हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के क्या मेथड्स हैं। हमने लास्ट टाइम आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि दो मेथड्स हैं जिनसे हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। एक मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड था और एक था हमारे पास क्रैमर रूल्स। ये हम सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स हैं, ये चीज याद रखिएगा। जी, जो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप काइंडली सब्सक्राइब कर लें। फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी, तो ये देखें, ये मैंने ना यहाँ पे सिस्टम लिखा हुआ है। ये नॉन होमोजीनियस हमारे पास सिस्टम है लीनियर इक्वेशंस का। और पहले मैं इसको सॉल्व करना चाह रही हूँ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। तो देखते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड क्या है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास जो सिस्टम लिखा हुआ है, ये देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें मेरे पास दो इक्वेशंस है, और एक एग्जांपल मैंने वो लिया जिसमें मेरे पास थ्री इक्वेशंस है और थ्री वेरिएबल्स है। यहाँ पे दो इक्वेशंस है और दो वेरिएबल्स हैं, x1 एंड x2। यहाँ पे थ्री इक्वेशंस है और थ्री वेरिएबल्स हैं। दोनों ही हमारे पास सिस्टम है ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस। पहले मैंने क्या किया, इसको जो भी हमारे पास सिस्टम लिखा होगा उसको हमने ट्रांसलेट कर लेना इनटू मैट्रिक्स। जैसे कि देखें, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है x1 के उसको एक कॉलम में लिख लिया, और जो कोफिशिएंट थे x2 के उसको दूसरे कॉलम में लिख लिया। और जो हमारे पास वेरिएबल था x1 और x2 उसको हमने एक मैट्रिक्स के फॉर्म में साथ रख लिया। पहले x1 लिखा क्योंकि x1 के पहले मैंने कॉलम लिखे थे और बाद मैंने कोफिशिएंट्स लिखे थे x2 के। सिमिलरली फिर मैंने सेकंड नंबर पे x2 लिखा इस मैट्रिक्स में। कॉलम वाइज ही हमने एंट्रीज लिखते जाना है। x1 जो हम वेरिएबल का जो है ना वो यूज करेंगे मैट्रिक्स। उसके बाद जो हमारे पास ये कांस्टेंट नंबर्स थी उसका एक मैंने अलग मैट्रिक्स बना दिया और मैंने इसको नाम दे दिया बी का, और इसमें इसके अंदर एंट्रीज होती है 5 4। जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स था यानी जिसमें कोफिशिएंट्स थे x1 x2 के, उसका नाम मैंने ए का दे दिया। जो वेरिएबल थे उसको मैंने कैपिटल एक्स से डिनोट कर दिया, और जो मेरे पास कांस्टेंट टर्म्स थी उसके मैट्रिक्स को मैंने बी से डिनोट कर दिया। जी, तो ये देखिए, ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स एक्स है और ये मैट्रिक्स है जी बी। ठीक है, अब ए एक्स इज इक्वल टू बी, इक्वालिटी का साइन एज इट इज मैंने वहीं पे लगा रहने दिया है। ए एक्स इज इक्वल टू बी। उसके बाद मैंने ना अब सिस्टम सॉल्व करना है। सिस्टम सॉल्व करने का मतलब होता है उसके अंदर जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व है ना, मैंने उसको फाइंड करना है। अब ये हमारे पास सिस्टम था जिसके अंदर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन थी और इसके अंदर हमारे पास x1 और x2 वेरिएबल्स। अब मैंने सिस्टम को सॉल्व करना है तो इसका मतलब मुझे ये वेरिएबल्स फाइंड करने हैं। और इनडायरेक्टली अगर मैं कहूँ तो मुझे मैट्रिक्स x फाइंड करना है। ठीक है, मुझे मैट्रिक्स x फाइंड करना है जिसमें मेरे पास वेरिएबल्स हैं x1 एंड x2 जिसकी एंट्रीज है। ठीक है, अब ए एक्स इक्वल्स टू बी है, मुझे x मैट्रिक्स फाइंड करना है तो मुझे किसी तरह यहाँ पे a खत्म करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, a को खत्म करने के लिए मैंने बोथ साइड्स पे इनवर्स अप्लाई कर लिया। a इनवर्स यहाँ पे अप्लाई कर लिया, a इनवर्स यहाँ पे अप्लाई कर लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ के अगर मैंने शुरू पे अप्लाई किया ना इनवर्स, तो इधर इस साइड पे भी इक्वालिटी के राइट साइड पे भी हमारे पास स्टार्ट में ही a इनवर्स यानी फ्रंट साइड से ही, या कह सकते हैं लेफ्ट साइड से ही अप्लाई होगा। लेफ्ट साइड से अप्लाई किया a इनवर्स तो यहाँ इस इक्वालिटी में भी लेफ्ट साइड से ही अप्लाई होगा। उसके बाद एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है, जब हम किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी आती है। ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी हम लोग को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो वही मैट्रिक्स हमें मिलता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप ए से मल्टीप्लाई कर दें ए मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप बी के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो मैट्रिक्स बी ही आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे ए इनवर्स इसलिए मैंने अप्लाई किया था बोथ साइड्स पे, ताकि मेरे पास ये खत्म हो जाए और यहाँ पे आइडेंटिटी आ जाए। अब ये देखिए, ए इनवर्स ए हमारे पास हमें पता है आइडेंटिटी देता है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी आ गई एक्स के साथ। अब आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स है वो किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाता है, इसलिए हमारे पास मैट्रिक्स एक्स आ गया। तो देखिए मैंने एक्स को सेपरेट कर लिया, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी बन गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे आप इसी इक्वेशन से यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको ये नोटेशन ये मैंने फॉर्मूलाज लिख दिए हैं एक तरह से कि हमारे पास कौन सी टर्म किसके इक्वल कैसे आती है। तो हमने मैट्रिक्स एक्स फाइंड करना था, इसलिए मुझे मैट्रिक्स एक्स को सेपरेट करना था, तो इसलिए हमारे पास फॉर्म बन गया एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, यानी ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का कि हमने इससे जो है वो मैट्रिक्स एक्स फाइंड कर लेंगे। अब ए इनवर्स बी है तो इसका मतलब पहले मुझे ए इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा, फिर मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
और मैट्रिक्स ए हमारे पास ये गिवन है, जो कि हमने कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स लिखा है, x1 x2 के कोफिशिएंट्स का। यहाँ पे है x1 के कोफिशिएंट्स और यहाँ पे x2 के कोफिशिएंट्स। अच्छा, अब ए इनवर्स आपको पता है आप लोग कैसे फाइंड करते हैं? ए इनवर्स आप लोग फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो जो हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन था, तो इसका मैंने यहाँ पे एडजॉइंट ले लिया है। अगर आपको एडजॉइंट कैलकुलेट नहीं करना आता और डिटर्मिनेंट कैलकुलेट नहीं करना आता, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस जो है ना वो देख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स की और डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स की, ताकि आपको डिटर्मिनेंट लेना आ जाए और एडजॉइंट लेना आ जाए। एडजॉइंट ऑफ ए मैंने निकाल लिया है यहाँ पे, और जॉइंट आपको लेना आता है, और हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया और मैंने साथ कंप्यूट कर लिया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट निकाला है, प्रिंसिपल डायगोनल के एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया, माइनस किया सेकेंडरी डायगोनल के एंट्रीज के प्रोडक्ट को, और मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर आ गया 17। एडजॉइंट ऑफ ए का ये मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए का मैट्रिक्स आ गया है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मैट्रिक्स ये आंसर आ गया। तो हमने इसमें फॉर्मूला में पुट कर लिया, ए इनवर्स के फॉर्मूला में। ए इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए मैंने मैट्रिक्स पुट किया और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू लगाई। अब ये जो 17 है, ये जो है ना वो डिवाइड कर रहा है इस पूरे मैट्रिक्स को, तो मतलब है कि हर एंट्रीज के साथ ये डिवाइड हो जाए। ठीक है, यानी 17 1 के साथ डिवाइड हो गया, 3 के साथ डिवाइड हो गया, -5 के साथ डिवाइड हो गया, 2 के साथ डिवाइड हो गया। तो इस तरह मेरे पास ए इनवर्स निकल आया। अब मैंने ए इनवर्स कंप्यूट कर लिया है, लेकिन मुझे क्या चाहिए साथ में? तो ए इनवर्स का प्रोडक्ट चाहिए मैट्रिक्स बी के साथ, ताकि मैं ये मैट्रिक्स एक्स फाइंड कर सकूं। तो मैंने क्या करना है, अब ए इनवर्स मैंने निकाल लिया, अब सिंपल है, बस मैंने बी के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है ताकि मेरे पास मैट्रिक्स एक्स आ जाए। ये मेरे पास ए इनवर्स लिखा हुआ है और साथ हम मैंने फाइंड करना है ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स लिखा, साथ मैट्रिक्स बी लिखा, जिस ऑर्डर में मेरे पास लिखा, अगर पहले ए इनवर्स लिखा है तो पहले मैं मैट्रिक्स ए इनवर्स का लिखूंगी, अगर पहले बी लिखा होता तो पहले मैं यहाँ पे बी लिखती, लेकिन पहले हमारे पास फॉर्मूला में ए इनवर्स है, इसलिए मैंने ए इनवर्स पुट किया मैट्रिक्स, और बाद में मेरे पास बी का मैट्रिक्स है, इसलिए मैंने बाद में मैट्रिक्स भी पुट किया है। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूंगी। अगर आप लोगों को मल्टीप्लाई करना नहीं आता दो मैट्रिक्स को, तो आप लोग मेरी मैट्रिक्स ऑपरेशंस वाली वीडियो जो मैंने वीडियोस हैं मेरी प्लेलिस्ट में, आप लोग चेक कर लीजिएगा। अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट है, उसमें चेक कर लीजिएगा, आप मेरी प्रीवियस वीडियो आपको मिल जाएंगी। इस पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स ऑपरेशंस आपको मिल जाएगी इजीली उसकी वीडियो। ए इनवर्स बी, अब ए इनवर्स बी आपने निकालना है, तो हमने मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली फर्स्ट रो पकड़ा और हमने फर्स्ट कॉलम पकड़ी, उसके एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया और सम किया, तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई। सिमिलरली सेकंड रो हमने पकड़ी और फर्स्ट कॉलम है, तो हमने सेकंड रो को सिर्फ एक ही कॉलम है, तो इसलिए हमारे पास जो है उसके एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया और साथ हमने प्लस किया है, इसलिए यहाँ पे भी एक ही सिंगल एंट्री आई है मैट्रिक्स की कॉलम में, यानी एक ही कॉलम वाइज हमारे पास एंट्री बन गई है। ये कॉलम की फर्स्ट एंट्री है, ये कॉलम की सेकंड एंट्री है, तो ये 17/17 बन गया, ये -25 + 8/17 है। इसका आंसर 1 आ गया, ये आ गया -17/17, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -1। ये देखें हमारे पास आंसर आ गया प्रोडक्ट का, ए इनवर्स बी के प्रोडक्ट का 1 और -1, क्योंकि हमारे पास ए इनवर्स बी एक्स मैट्रिक्स के इक्वल था। जब आपने फार्मूला देखा था ना कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, हमने मैट्रिक्स x ही फाइंड करना था, क्योंकि हम सिस्टम सोल्व कर रहे हैं। सिस्टम सोल्व करने का मतलब है उसके वेरिएबल्स जो इन्वॉल्व है सिस्टम के अंदर, हमने वो फाइंड करने हैं। तो x इज इक्वल टू 1 और -1, कैपिटल x, तो कैपिटल x का मैंने मैट्रिक्स पुट कर दिया, x1 और x2। x1 और x2 अगर इस मैट्रिक्स के इक्वल है, ये वाला मैट्रिक्स अगर इस मैट्रिक्स के इक्वल है, तो इसकी कोरस्पोंडिंग एंट्रीज भी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी, इसलिए हमारे पास x1 का आंसर 1 आ गया एंड x2 का आंसर हमारे पास -1 आ गया। तो देखिए हमने सिस्टम सोल्व कर लिया, हमने दो ही वेरिएबल्स फाइंड करने थे, x1 और x2, वो हमने फाइंड कर लिया। बहुत इजी है, बस आपको एक मेथड समझने की जरूरत है, उसके बाद आप तो इजीली कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मैंने ये देखिए सिस्टम सोल्व किया था ये जिसमें मेरे पास 2 लीनियर इक्वेशन थी और 2 ही वेरिएबल्स थे। ठीक है, आप ये मेरे पास है जिसमें 3 लीनियर इक्वेशंस हैं और 3 ही वेरिएबल्स हैं, तो इसमें हमने वही काम करना है मैट्रिक्स है। ये देखें, ये x1 के कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है, ये x2 के सॉरी x1 के कोफिशिएंट का कॉलम है, ये x2 के कोफिशिएंट का कॉलम है और ये x3 के कोफिशिएंट्स का कॉलम है। ये मैट्रिक्स ए हमने बना लिया। ठीक है, ये देखें x1 2 3 5 इसके कोफिशिएंट जो है मैंने इसमें लिखे हुए हैं, x2 2 -2 1 इसके भी हमने कोफिशिएंट्स कॉलम 2 में लिख दिए हैं। x3 के कोफिशिएंट देखें 1 -2 और -3, और हमने इधर पुट कर दिया x1 x2 और x3, तो ऑर्डर से पुट किया, क्योंकि पहले कॉलम x1 का था इसलिए x1 लिखा है, दूसरा कॉलम मेरे पास x2 का था इसलिए मैंने यहाँ पे x2 लिखा है, तीसरा कॉलम मेरे पास x3 का था इसलिए तीसरी एंट्री मेरे पास x3 है, और बाद में जो हमारे पास
ये जो गिवन है कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट टर्म का मैट्रिक्स मैंने अलग से बी पुट कर वो लिख लिया, उसको ना मैंने बी, उसकी नोटेशन बी रख दी है, ठीक है। तो वही हमारा सारा काम सेम वही है, बस इसमें ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बन जाएगा और सारा उसके लिहाज से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। वही चीज हमने की है। अभी देखिए एक्स वही आ गया ए इनवर्स भी, अब ए इनवर्स निकालना है, लेकिन अब हमारे पास मैट्रिक्स ए ये है, ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। इसका भी आपने इनवर्स निकालना था, आपको एडजॉइन निकालना पड़ेगा और डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। अगर आपको 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम है या आपको नहीं समझ आती, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो इनवर्स पर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर मैट्रिक्स देख सकते हैं, उससे आपको इजिली क्लियर हो जाएगा कि हमने 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे और डिटरमिनेंट निकाल लेंगे ये, और उसके बाद जब ए इनवर्स का आंसर आ जाएगा उसको मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स एक्स आ जाएगा। ये आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, आई होप सो आपको इजीली इसको सॉल्व कर सकेंगे। अच्छा, अब आज के लिए तो मैंने आपको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड बताया है। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी क्रैमर्स रूल। क्रैमर रूल से ना हम ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के जो मैट्रिक्स वगैरह बनते हैं हमारे पास, यानी जो सिस्टम बनता है हमारे पास लीनियर इक्वेशन के, जिसमें 3 इक्वेशंस होती हैं या इससे 4 इक्वेशंस होती हैं, तो वो हमारे पास इजीली सॉल्व हो सकता है क्रैमर रूल। यानी देखिए ये 3 लीनियर इक्वेशन है इन 3 वेरिएबल्स, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो 2 क्रॉस 2 जिसमें आते हैं ना, हमारे पास 2 क्रॉस 2 का कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनता है, उसके लिए तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड बड़ा इजी है। लेकिन जो क्रैमर रूल है वो हमारे पास जिसमें 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो, 3 लीनियर इक्वेशन है, 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व होने हैं, उसके लिए हमारे पास जो क्रैमर रूल्स है वो बहुत बेस्ट रहता है। वो इजीली जो है वो उससे हम सिस्टम सोल्व कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में वो डिस्कस कीजिएगा, डिस्कस करेंगे, तो आप लोग जरूर उसको देखिएगा। आज के लिए इतना काफी है। ओके, फिर अल्लाह हाफिज।